हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अक्टूबर के सेकेंड वीक का सेकेंड लेक्चर। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर इसका देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। राइट, आते हैं सेकेंड लेक्चर पे। सेकेंड लेक्चर पे हमने कुछ जो टॉपिक्स लिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये ग्लोबल में जो हंगर का इशू है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक करती है, जितनी कंट्रीज है उसको रैंक करती है, तो ये इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्पेस इकोसिस्टम, क्योंकि इंडिया की स्पेस जो है वो काफी एक नई थ्राइविंग कह सकते हैं कि एक थ्राइविंग इकोसिस्टम है, इसलिए इसके बारे में हमें जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसरो ने एक नया लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, टेस्ट किया है, तो उसके बारे में हमें जानना है। देन क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, ये एक एनवायरमेंट से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे नए सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं तो उनका हमें नाम पता होना चाहिए। 37 36 नेशनल गेम्स है जो कि अभी गुजरात में कंक्लूड हुआ है, उसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। बुर्किना फासो जो कू है, एक अफ्रीका में एक कंट्री है बुर्किना फासो, वहाँ पे एक कू हो गया है, तो उसके बारे में हमें जस्ट पता होना चाहिए। सागर स्कीम एक नई स्कीम है। यूपीआई अगेन, ये आरबीआई से रिलेटेड कोई भी स्कीम अगर होती है, तो मैं भाई कई बार बोल चुका हूँ कि आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई स्कीम होती है तो उसके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। राइट। देन गति शक्ति अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार हाईलाइट किया है इसको, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिप शॉर्टेज, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन जो है वो फाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से चिप शॉर्टेज हो रही है। एंड नेटो। तो ये कुछ 12 टॉपिक्स है जो हमने इस फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो के लिए रखा है। फर्स्ट वीडियो के लिए सेट ऑफ टॉपिक्स थे, और कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स है वो इस हमारे सेकंड थर्ड वीडियो में आ जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। राइट। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कौन इसको रिलीज करता है ना, इसको ये जो इंडेक्स है वो किसने तैयार किया है। तो उसके लिए हमें ये एक यूरोपियन एनजीओ है जो कि जर्मन बेस्ड है एक्चुअली, ये जिसने बनाया है उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है ना, क्योंकि एक जर्मन वर्ड है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे हम इंडियन लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाते, पर स्टिल इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है ना, लाइफ नहीं है, हेल्थ है ये। वेल्थ हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये एक यूरोपियन एनजीओ है जो कि एक्चुअली जर्मन बेस्ड है। 5 इयर्स के अंदर ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें 2017 से 21 के बीच का जो डेटा है उसको 2022 के जीएचआई में दिया गया है। राइट। कुछ 4 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर जो है कंट्रीज को रैंक की जाती है। अंडर नरिशमेंट, यानी कि जो नरिशमेंट है जो लोगों की, बच्चों की, उसके ऊपर। चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग एंड मोर्टालिटी। स्टंटिंग का मतलब होता है कि सर्टेन एज के लिए एक बच्चे की हाइट अगर कम हो जाती है, सपोज 5 इयर्स के बच्चे की हाइट अगर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो स्टंटिंग, वो स्टंटेड बच्चा कहा जाएगा। वेस्टिंग का मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग उसकी वेट, अगर सपोज कोई बच्चा 3 फीट का है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेट भी होनी चाहिए, है ना। तो अगर वो वेट नहीं है, पर्टिकुलर वेट नहीं है, उससे कम है, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टेड चाइल्ड। मोर्टालिटी तो अंडर 5 की जो एज होती है, 0 to 5 इयर्स की जो एज होती है, इसके अंदर जो चाइल्ड की डेथ होती है तो उसको मोर्टालिटी कहते हैं। तो जितनी ज्यादा डेथ होगी इसका मतलब है कि वहां पे हंगर है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से वहां पे बच्चे जो है उनकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ अंडर नरिशमेंट। ठीक है ना। तो ये चारों टॉपिक्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, सब हंगर से ही रिलेटेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं अंडर नरिशमेंट का मतलब है फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है। स्टंटिंग का मतलब उसको अगर फूड नहीं मिलेगा तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा प्रॉपरली, इसलिए गरीब बच्चे जो होते हैं पतले दुबले, ऐसे छोटे छोटे बौने टाइप हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है अच्छा। स्टंटिंग, वेस्टिंग वही कि आपको फूड अच्छा नहीं मिला इसलिए आपकी वेट कम है। हाइट के अकॉर्डिंग एंड मोर्टालिटी भी सेम चीज है। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता हूँ कि आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है ना, वो पूरी कहानी जानने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें पता होनी ही चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, कौन सी एनजीओ इसको रिलीज करती है या कौन सी एनजीओ है जो है वो डेटा कंपाइल करती है, क्यूरेट करती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। देन ये साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, जो कि साउथ एशिया जस्ट यहाँ पे अभी मेंशन किया जाएगा इसलिए मैंने वो मैप लिया है। अब हम देखते हैं कि रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि 121 में से 17 है जो इंडिया की रैंकिंग 107 है, और इससे 14 कंट्री ही है जो नीचे है इंडिया के। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो नीचे से ही काफी नजदीक है, ऊपर से तो बहुत दूर है। ठीक है, तो इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि सिर्फ एक अफगानिस्तानी है जहाँ पे अभी तालिबान की वजह से काफी लड़ाई चल रही थी, और उसके पहले भी जब तालिबान ने पावर टेक ओवर नहीं किया था
तो यूएस के साथ तालिबान के जो है वो जो टसल है वो चल ही रहा था कंटिन्यूअसली, राइट। तो फाइनली क्योंकि वो एक वॉर टोन एरिया है, कंट्री है, तो वही एक कंट्री है जो साउथ एशिया में इंडिया से उसकी रैंकिंग नीचे है, अदरवाइज सारी कंट्रीज जो है इंडिया से ऊपर है। और साउथ एशिया का मतलब ये सारी कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, सॉरी ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है ना, ये सारी कंट्री साउथ एशिया में आती हैं, श्रीलंका। तो ये सारी कंट्री जो साउथ एशिया में आती हैं, तो ये सारी का इन सभी सारी कंट्रीज का जो स्टेटस है वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो एक क्या कहते हैं मजाक की बात यह है इसमें, या फिर आयरनी यह है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में ऊपर है हमसे, पर पाकिस्तान में इनके खुद को खाने के लिए पैसा नहीं है। पर ये आप समझ सकते हैं कि ये सारी जो रैंकिंग आती है उसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितना है, या फिर उसको आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। नेपाल, भूटान तो हम सोच भी सकते हैं, पर श्रीलंका, अभी श्रीलंका में तो कू हो गया है क्योंकि वहां पे इतनी महंगाई थी, ठीक है ना। पर ये सारे रैंकिंग में इंडिया से ऊपर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को अगर वर्ल्ड स्टेज में नीचे दिखाना है तो ये सारी रैंकिंग काम आती है, वो पॉलिटिकल इनकी इंपॉर्टेंस है, राइट। देन जीएचआई आखिर है क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर है क्या? तो इट्स अ टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल्स। तो जो नेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जो हंगर का जो इश्यू है उसको ट्रैक करने के लिए टूल्स तैयार की जाती हैं, राइट। उसमें चाइना जो है वो टॉप, जो रैंकिंग आती है 5, उसके अंदर चाइना भी आ जाता है। और जो नीचे की कंट्रीज है उसमें से जो बॉटम पे है उसमें चाड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये सारे अफ्रीका की कंट्रीज है। मेडागास्कर अफ्रीका के ईस्ट में एक एक आइलैंड है, उस वो कंट्री हो गया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अफ्रीका, यमन जो है एक अरब में है। बस ये यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो अफ्रीका में है, एक यमन ही है जो बाहर है, जो बॉटम में है, 5 बॉटम में है उनमें से। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में जो इनके जी यहाँ जो इतनी भूखमरी है या फिर इतनी जो जो हंगर है, वो इसलिए क्योंकि इसको बहुत टाइम तक जो यूरोप ने, यूएसए ने नहीं, यूरोप ने बहुत ज़्यादा इसको, यूएसए ने भी इनफैक्ट, जो ब्लैक स्लेव ट्रेड होता था, स्लेव ट्रेड, उसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल होता था एंड यूरोप का। तो उन लोगों ने इस अफ्रीका को तो बिल्कुल ही ऐसे ऐसे निचोड़ रखा है, उसका खून पी रखा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो गया, फिर यही लोग उसके डेटा रैंकिंग बनाते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, एंड देन उसको फिर बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे यहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा है, बट दे नेवर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई हमने ही कभी किया था ये सब पॉलिटिक्स का मैटर है। तो इंडिया की जो स्कोर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया की जो स्कोर है वो 29.1 है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 29.1 है जो इंडिया की स्कोर है। इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये जो भी हाईलाइटेड की गई है रेड से वो काफी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो 109 है, इंडिया की रैंकिंग 107 है, ठीक है ना, साउथ एशिया में, इसलिए मैंने साउथ एशिया का वो मैप लगा दिया था यहाँ पे। और इंडिया की जो रैंकिंग है 101 थी, 101 थी 2021 में, यानी पिछले साल जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 101 थी, राइट। तो फाइन। अब इसमें क्या, हाँ ओके, हम साउथ एशिया हमने देख लिया। यस, तो ये ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिया स्पेस इकोसिस्टम, क्योंकि इंडिया की जो स्पेस सिस्टम है, स्पेस इकोसिस्टम काफ़ी थ्राइव कर रही है अभी। और हम समझ रहे हैं कि जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होगी उसके अंदर इंडिया जो है स्पेस में ही अपनी इम्प्रूवमेंट या फिर जो डेवलपमेंट है वो करना चाहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो अभी हमारे पास है या फिर जो आने वाले टाइम में होगी, उससे हम स्पेस में काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक हम मार्स पे जा सकते हैं, हम किसी और सैटेलाइट पे प्राइवेट प्लेनेट पे जा सकते हैं, या फिर हम सोलर सिस्टम के बाहर भी जा सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें अभी होने वाली है, इसलिए इंडिया को जो स्पेस इकोसिस्टम, एक्चुअली ये जो इंस्पायर्ड है वो कहाँ से मैं बताऊं, जैसे यूएसए में क्या है, नासा है, राइट। उसके बाद वहाँ पे स्पेस एक्स भी है, इलन मस्क का नाम तो सबने सुना होगा, स्पेस एक्स, इलन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है ये बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रही है ना यूएस के स्पेस इकोसिस्टम को, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो स्पेस एक्स है वो भी स्पेस सैटेलाइट, यानी कि स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेज रही है, राइट। तो इस तरीके से सेम चीज़ वो इंडिया जो है वो इंडिया में भी, इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और ये चाहती है कि इसरो के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट ले, ये चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। इसी के लिए बनाया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये एक जितना भी प्राइवेट जो बॉडीज होंगी, जो प्राइवेट पार्टीज होंगी, जो इंटरेस्ट लेना चाहती है इंडियन स्पेस इकोसिस्टम के अंदर,
तो वो क्या करेंगी, उसका एक एसोसिएशन बनाया है ताकि वो उसकी एक, जैसे सारे प्राइवेट बॉडी जो है उनका एक एसोसिएशन होगा, वो अपनी वॉइस गवर्नमेंट के पास रखेंगे कि उनके कंसर्न क्या है या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। तो ये एक स्पेस एसोसिएशन है, ये एक कलेक्टिव वॉइस होगी सारे प्राइवेट पार्टीज की जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट है। ये इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने का इनका टारगेट है। जो इन स्पेस है, ये एक ऐसा नोडल एजेंसी है जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो एसोसिएशन है, जो जो हमने देखा अभी आईएसपीए, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इनका, और जो हमारे पास जो गवर्नमेंट बॉडी यानी कि इसरो, इसरो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है ना। तो इसरो और एसोसिएशन जो अभी हमने देखा, इनके बीच का जो लिंक है वो काम करेगी इन स्पेस, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट नोडल एजेंसी है, गवर्नमेंट का इसको इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल रहेगा, राइट। और ये इन दोनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी इन स्पेस। तो आपको इन दोनों का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इन स्पेस या फिर आईएसपीए, जो अभी हमने जस्ट देखा आईएसपीए, इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है या फिर इन दोनों का पर्पस क्या है, राइट। तो ये जो इन स्पेस है वो एक दोनों के बीच में जो प्राइवेट बॉडी की, सॉरी, ये प्राइवेट बॉडी, एक ये प्राइवेट बॉडी होगी एसोसिएशन, ये गवर्नमेंट बॉडी होगी, इसके बीच में एक लिंक का काम करेगी। अब सपोज किसी प्राइवेट बॉडी को अगर कल को स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजना है, तो और उसको अगर इसरो की कोई लॉन्च व्हीकल है उसको यूज करना है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम इन स्पेस करवाएगी, राइट। ये एक तरीके का लिंक है। ऑटोनोमस नोडल एजेंसी approved by the Union government that will work under Department of Space. Now Department of Space के बारे में आपको थोड़ा समझना चाहिए कि Department of Space क्या है, ये एक मिनिस्ट्री की तरह है, ठीक है ना। पर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर कोई मिनिस्टर इंचार्ज नहीं है, नो मिनिस्टर। जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए एक मिनिस्टर है, नितिन गडकरी जी। रेलवे है तो उसके लिए एक मिनिस्टर है। सेम वे, जैसे रोड हो गया तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया, रेलवे रेलवे के लिए हो गया, ठीक है ना। लेकिन स्पेस के लिए कोई मिनिस्टर इंचार्ज नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसके लिए सीधे इसको प्राइम मिनिस्टर को इंचार्ज बनाया गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके डिफॉल्ट इंचार्ज बन जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो एक मिनिस्ट्री की तरह काम तो करेगा, पर वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंदर होगा, उसका कोई मिनिस्टर इंचार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है, सॉरी स्पेस जो है, इनका एक हेड होंगे जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर फिर पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे, राइट। जो भी रिपोर्ट्स होंगे या फिर जो भी अचीवमेंट्स होगी वो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को बताएंगे, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और जो इसरो है हमारा, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है ना, इसरो जो है प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। आपने न्यूज में देखा भी होगा कि जब हमारा मंगल ग्रह जो गया था वो लॉन्च नहीं हो पाया था, तो कैसे हमारे जो के-सिवन उस समय जो हमारे इसरो के जो हेड थे, वो कैसे रो रहे थे प्राइम मिनिस्टर के कंधे पे सिर रख के। सो ये प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ इसरो, एंड नॉट ओनली इसरो बट इसरो के हेड तो ऑब्वियसली के-सिवन है, पर वो रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और वो सारा कुछ आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि सारी मिनिस्ट्री जो दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना। सारी मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट जो भी है वो सब कुछ दिल्ली में है, पर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो दिल्ली में नहीं है, वो बेंगलुरु में है, ठीक है। देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। देन ठीक है, उसके बाद दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इसरो की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई प्राइवेट बॉडी जो है, प्राइवेट पार्टी जो है वो इसमें उसको यूज कर सकती है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया है कि जो गवर्नमेंट की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट बॉडीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यूज करे, और कंट्री के अंदर जो स्पेस सेक्टर में जो डेवलपमेंट आ सकती है उसको लाए, राइट। ये गवर्नमेंट का टारगेट है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने 2-3 चीजें कवर करी हैं, लाइक इन स्पेस क्या है, ठीक है, आईएसपीए क्या है यानी कि एसोसिएशन क्या है, और एक इन स्पेस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या है, किसको रिपोर्ट करता है, इसका हेड कौन होता है, ठीक है ना, और ये कहाँ पे बेस्ड है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि जो इसरो की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई भी प्राइवेट बॉडी यूज कर सकती है, राइट। वो अगर कोई किसी के पास पैसा है कल, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई सैटेलाइट बना सकते हैं और वो स्पेस में भेज सकते हैं, और वो जो इसरो की जो लॉन्च व्हीकल है उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट फिर अगेन इसरो पे ही आते हैं। इसरो ने एक नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल बनाया है, NGLV,
एलवी नेक्स्ट जन लॉन्च व्हीकल। इसके पहले हमारे पास पीएसएलवी था, जीएसएलवी है, जीएसएलवी पीएसएलवी है। इसी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है नेक्स्ट जन एलवी, यानी कि नेक्स्ट जन लॉन्च व्हीकल। अब ये क्यों इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पीएसएलवी और जीएसएलवी से अभी भी हम जो लॉन्च व्हीकल्स इनको यूज करते हैं और जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, इसमें दूसरी कंट्रीज के भी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं। तो अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो स्पेस सेक्टर है वो एक वो फाइनेंस यानी इकोनॉमी का एक सेक्टर होगा जो जिसमें बहुत सारा पैसा होगा। कोई भी कंट्री बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है दूसरे कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करके। तो अगर हमारा कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल होगा तो हम सस्ता जो है एक डील जो है हम ऑफर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को, और वो कंट्रीज जो हैं वो अपना जो सैटेलाइट्स है वो हमारे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करवा सकते हैं, राइट। तो ये एक इकोनॉमी का पार्ट है, ये हमारे को सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करवाएगा, प्लस दुनिया में हमारी एक स्टैंडिंग होगी कि हम दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट्स हम भेजते हैं, फिर वो हमारी हमारे हमारे ऐसे कहते हैं ना, वो हमारी पार्टी में होंगे कि अगर हम कभी भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इंडिया की अपनी एक स्टैंडिंग होगी, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग होगी वर्ल्ड के अंदर, अगर स्पेस सेक्टर में हमारी जो पकड़ है वो अच्छी होती है तो। उसके लिए हमारे लॉन्च व्हीकल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल उसी में से एक है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि जो हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसके अंदर ये जो एनजीएलवी है वो सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस टाइप का फ्यूल यूज़ करेगा। तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्यूल यूज़ करेगा, सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन। अब सेमी क्रायोजेनिक के पहले क्रायोजेनिक प्रोपल्शन हम देख लेते हैं। क्रायोजेनिक प्रोपल्शन क्या होता है कि क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है बहुत लो टेम्परेचर, ठीक है ना, वेरी लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे अब सीन क्या है कि जैसे जो इसके पहले सॉलिड फ्यूल यूज होता था, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती थी वो कम होती थी। तो लिक्विड फ्यूल यूज करने की बात हो गई, तो लिक्विड में हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इज अ वेरी इफिशिएंट फ्यूल। पर हाइड्रोजन को हम गैस की तरह यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि गैस की तरह हम यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, तो इसलिए हमें उसको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा कंप्रेस करके। और लिक्विड फॉर्म में करने के लिए सिर्फ कंप्रेशन ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वो एक जो आपको याद होगा कि जो हमने क्लासेस में कवर किए थे वहाँ पे जो गैसेस की जो हमने कंप्रेशन और टेम्परेचर का जो ग्राफ देखा था, ठीक है ना, उसमें ऐसे आ रहा था कि एक सर्टेन टेम्परेचर था जिसके नीचे जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है गैस का, उसके नीचे अगर उस टेम्परेचर के ऊपर हम रहेंगे तो हम चाहे कितना भी प्रेशर यूज कर लें, हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। कि हाँ, सबको याद होगा कि हमने ये देखा था, राइट, इस तरह का ग्राफ था। तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर को पे पहुंचने के लिए यानी कि हमें उस गैस को मिनिमम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर काफी लो होता है। तो इसीलिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है जो काफी कम टेम्परेचर पे काम कर सके। तो हाइड्रोजन प्लस O2, और ये इसको हम बर्न करके, और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट निकलेगा वो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा, राइट, और बहुत सारी एनर्जी हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसको दोनों को लिक्विड लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई वी नीड क्रायोजेनिक प्रोपल्शन। पर अभी हमने क्या किया है कि इस एनजीएलवी में हमने इस लिक्विड फॉर्म को हटा करके सेमी क्रायोजेनिक रखा है, यानी कि हम रिफाइंड केरोसिन यूज करेंगे, राइट। यानी कि हम कुछ इस मिक्स रखेंगे, लिक्विड ऑक्सीजन भी रखेंगे और केरोसिन भी यूज करेंगे, तो ऐसे मिक्स करके हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो एनजीएलवी इस तरीके की फ्यूल यूज करेगा। उसके बाद हम इससे स्पेस मिशन भेज सकते हैं, स्पेस सैटेलाइट भेज सकते हैं, कार्गो भेज सकते हैं, ये सारा काम हम कर सकते हैं एनजीएलवी से, राइट। नेक्स्ट है कि ओके, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी के बीच के जो कुछ डिफरेंस मैं बता दूं, तो पीएसएलवी जो है वो लाइट सैटेलाइट्स के लिए होता है, लाइट वेट के लिए, ठीक है ना। ये होता है जीएसएलवी जो होता है वो हैवी वेट के लिए होता है, जिसका मेन डिफरेंस है वो यहीं पे है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट इंडियन लॉन्च, ये सब जरूरी नहीं है। चंद्रयान हमने पीएसएलवी से क्या क्या भेजा है, वो चंद्रयान जो हमने भेजा है, मून मिशन एंड मार्स मिशन, वो दोनों हमने पीएसएलवी से ही भेजा है। वो पीएसएलवी C-48 लॉन्च व्हीकल है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमने जो अपना मार्स मिशन या फिर जो मून मिशन हमने भेजा था वो कौन से रॉकेट से भेजा था, पीएसएलवी C-48। पीएसएलवी को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी पीएसएलवी के बारे में। और आपको ये जो जो ऑर्बिट्स होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, लाइक पोलर और सॉरी जीएसएलवी एंड पीएसएलवी, सॉरी जियो स्टेशनरी
geostationary and geosynchronous. सॉरी, यस, geosynchronous, ठीक है ना। ये दो दो ऐसे ऑर्बिट्स हैं, जैसे कि जियो स्टेशनरी जो होता है वो 36,000 किलोमीटर पे होता है अर्थ के इक्वेटर, और ये सीधे इक्वेटर के ऊपर होता है। सपोज ये अर्थ है तो ये हमारा इक्वेटर है, तो इसके सामने ही कहीं पे 36,000 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पे सपोज ये सैटेलाइट जो है वो ऐसे स्टैब्लिश्ड होगा, राइट। जियोसिंक्रोनस क्या है कि ये इक्वेटर के ऊपर या फिर इस प्लेस पे या फिर कहीं पे भी किसी भी हाइट पे हो सकता है, ये होता है हमारा जियोसिंक्रोनस। अब ये क्या है कि ये भी अर्थ के उसी पार्ट को कवर करेगा, हमेशा उसी के सामने ही रहता है। जैसे सपोज यहाँ पे इंडिया है, इसको मैं फिर से बना लूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर इंडिया है तो इंडिया के ऊपर अगर ये वाला प्लेस है, ठीक है ना, अगर इस पे हमारा सैटेलाइट हमने लगाया अर्थ के एग्जैक्टली ऊपर, सॉरी इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर, तो ये जियो स्टेशनरी है। पर इसी सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज चाइना है, इसको अगर खुद को कवर करवाना है सैटेलाइट के थ्रू, तो उसने अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पे लगाया है चाइना के ऊपर, तो ये जियो सिंक्रोनस है। तो उनका काम यही है कि हमेशा उस पर्टिकुलर प्लेस को कवर करते रहना, उसके सामने ही बना रहता है वो, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। जियो स्टेशनरी वो इक्वेटर के सीधे ऊपर होता है 36,000 किलोमीटर पे। जियो सिंक्रोनस जो है वो इक्वेटर के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और किसी भी हाइट पे हो सकता है, राइट। तो ये दोनों चीजें आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है क्या। पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ये वो पॉइंट है कि उसके बाद जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो एक सर्टेन पॉइंट, मतलब एक जो उसका टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो। पर उसके अंदर भी सर्टेन जो है वो सेक्टर्स हैं, जैसे कि अर्थ का क्या है, ओशन का टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, अर्थ का सॉरी आइस का टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स का टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है। तो सबके लिए यहाँ पे एक बहुत सारा लिस्ट इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ग्रीनलैंड आइस शीट है, उसकी टेम्परेचर कितनी है। देन वेस्टर्न अंटार्कटिक आइस शीट है, उसकी टेम्परेचर कितनी बढ़ रही है। सबकी टेम्परेचर अलग अलग बढ़ रही है, और सबका जो कॉम्प्रिहेंसिव टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा, राइट। तो इसमें क्या है कि अलग अलग जो टेम्परेचर बढ़ रही है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद अगर वो पहुंच जाए, लाइक ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट टाइप है, ठीक है ना। जैसे ये लाइन है, ये थ्रेशोल्ड लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो उसके बाद क्या है, परपेचुअल हीटिंग होती चली जाएगी, फिर उसको हम बैक नहीं कर सकते, पीछे नहीं ला सकते हैं, राइट। ये टिपिंग पॉइंट है। तो ये जो लाइन है दैट इज टिपिंग पॉइंट। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम पीछे नहीं ला सकते। परपेचुएट्स वार्मिंग ऑन इट्स ओन, उसके बाद फिर उसको हम बैक नहीं कर सकते, वो अपने आप ही तो उसकी टेम्परेचर बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो अब इसके अंदर जस्ट मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी जो करंट जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है वो है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। करंट ग्लोबल वार्मिंग जो है वो है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो डेटा भी पूछ लिया जाता है कि करंट जो वार्मिंग किस लेवल पे है। जो हमारा टारगेट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, जो कि अभी हमने क्लासेस में कवर नहीं किया है, वो अभी आ जाएगा। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो है, ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा टारगेट है वो 1.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो वार्मिंग अभी 1.1 चल रही है, इसको 1.1 1.5 या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रखना है, ठीक है ना। यही हमारा टारगेट है। वैसे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, कब तक, 2100, यानी कि अभी जो सेंचुरी चल रही है, अभी 2022 चल रही है, ठीक है ना। तो ये 2100 के एंड तक हमारे को कितना, यानी इस सेंचुरी के एंड तक हम मैक्सिमम इसको बढ़ते बढ़ते 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा और डिटेल। तो ये तो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, ये है हमारा टिपिंग पॉइंट, ठीक है ना, जो हमने रखा हुआ है कि हमारा क्लाइमेट जो इसके आगे नहीं जाना चाहिए। पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इसके आगे जा चुके हैं, जैसे कि ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आर्कटिक विंटर सी जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो नॉर्दर्न फॉर ये जो है जो आर्कटिक विंटर आइस कोलैप्स आइस है, उसका टेम्परेचर ये बढ़ चुका है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे इतने सारे जो रीजन्स है उसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो अभी भी पेरिस क्लाइमेट जो हमारा डील है, यानी कि हमारा जो जो हम एक टारगेट रखे हुए हैं उसके बीच में ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि
कुछ है जैसे कि ग्रीनलैंड आइस का है, आइस शीट है, उसका टेम्परेचर अभी काफ़ी कम है, वो हमारे कंट्रोल में ही है। पर ऐसे बहुत सारे हैं जो इस लेवल से आगे जा चुके हैं और उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। अगर ये सारे भी अगर आगे निकल जाते हैं, ये सारे जो कुछ हैं अगर ये भी आगे निकल जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही कॉज़ ऑफ कंसर्न हो जाएगा, राइट? तो ये सारे कुछ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो आपको ध्यान रखना है। इसका जो डेफिनिशन है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग करंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट में हमारा टारगेट क्या है? और जो इसका मतलब टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, राइट? देन नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यू सीडीएस। हमारे सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये जब कारगिल वॉर हुई थी उस समय हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारी आर्मी और नेवी, ठीक है ना, या फिर एयरफोर्स, ये इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो थी वो ठीक ढंग से हो नहीं पा रही थी। तो उसी समय जो कारगिल कमेटी थी उसने ये हमें सजेशन दिया कि आप इन तीनों के जो अलग-अलग चीफ्स होते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ अलग होते हैं, नेवी चीफ अलग होते हैं, एयरफोर्स के चीफ अलग होते हैं, और वो तीनों मिल के जो है वो डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के साथ बैठ कर के डिसीजन लेते हैं कि पाकिस्तान को मारना है कि पाकिस्तान को छोड़ना है, ठीक है ना? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उसका डिसीजन ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्टर को इन सारे जो चीफ्स होंगे उन्होंने रिपोर्ट किया होगा, क्योंकि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे कुछ इंक्लूडेड थे। सबका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो प्रॉपर होता है, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन होती है। तो तीनों मिलकर रिपोर्ट करते हैं, फिर वो तीनों वो जो तीनों चीफ होंगे डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर जो है कैबिनेट के साथ मीटिंग करेंगे, कैबिनेट मीटिंग में फिर प्राइम मिनिस्टर और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलके विद प्रेसिडेंट, है ना? तो प्रेसिडेंट तो जस्ट एक कंसेंट की जैसे होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो जो बॉडी है वो तो कैबिनेट है, ठीक है ना? तो कैबिनेट डिसाइड करती है कि हाँ चलो ठीक है, भेजो अपनी सेना और मारो उनको। तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, राइट? तो अभी क्या है कि इन तीनों की जो जो चीफ हैं उसके उसके भी एक हेड होंगे जो कि सीडीएस कहलाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा सीडीएस, इसके हो जाएंगे नीचे 3 चीफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है ना? आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, और इसके सीडीएस के ऊपर हो जाएंगे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना? तो ऐसे ये है एक हायरार्की बन चुकी है। तो जो फर्स्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो हमारे को बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, जिनकी एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है लास्ट ईयर। और जो हमारे करंट जो सीडीएस हैं वो हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है ना? ये रिटायर्ड हैं। तो ये हमारे नए सीडीएस बन चुके हैं। अब हमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात वो है ये है कि ये जो हमारे सीडीएस अपॉइंट किए जाते हैं, वो ऑब्वियसली कैबिनेट इनको अपॉइंट करती है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि किसको सीडीएस अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना? और जो एलिजिबिलिटी होती है अगर किसी को सीडीएस बनाना है तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसके लिए तो या तो वो सर्विंग होने चाहिए या रिटायर्ड होने चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 62 इयर्स की एज उनकी होनी चाहिए, 3 स्टार ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है ना? 3 स्टार ऑफिसर होने चाहिए जो कि मिनिमम 3 स्टार होने चाहिए या फिर उससे ऊपर हो सकते हैं, राइट? और सर्विंग ये भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं। 62 इयर्स की एज या फिर उससे कम होनी चाहिए, ताकि 62 से कम लेंगे क्योंकि 62 रिटायरमेंट की एज हो जाती है। तो 62 से कम लेंगे तभी सीडीएस में कुछ टाइम तक वो काम कर पाएँगे। तो इसलिए ये सारी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन 36th नेशनल गेम्स है जो कि गुजरात में हुई है, ठीक है ना? 36 डिसिप्लिन एंड 36 फील्ड्स में ये इसमें गेम्स हुई हैं। 6 सिटीज़ ऑफ गुजरात में ये कंडक्ट की गई थी। स्वज इसका एक जो मैस्कट है वो स्वज था। स्वज का मतलब ही होता है, सॉरी, स्वज जो है उसका मीनिंग होता है एशियाटिक लायन, और वो जो कि हमें सिर्फ गिर में ही मिलता है, यानी कि एशियाटिक लायन जो है वो गुजरात में ही अवेलेबल है, बाकी और कहीं मिलता भी नहीं है, ठीक है ना? और स्वज का और भी मतलब होता है, जैसे सेवियर, जैसे पालनहार भी कहते हैं इसको, इसमें कहीं हो तारनहार। जैसे श्री कृष्णा आता था, जब मैं छोटा था तो उस समय टीवी पे देखता था, उस समय जब कंस को मारने गए थे कृष्ण जी, तो उस समय वो तारनहार का एक वो सॉन्ग चलता था, उसमें वो श्री कृष्णा का ही पार्ट था। उसमें पालनहार एंड तारनहार इस तरह के वर्ड्स आते थे। तो ये वहीं से आया है, स्वज जो है वो वर्ड वहीं से, मतलब ये काफ़ी इसकी जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? बुर्किना फासो, इसको आप देखें तो ये एशिया के अंदर ये बुर्किना फासो है यहाँ पे, ठीक है ना? आप देख रहे हैं, ये ये जो कंट्री है, ये जो आपको ये मैप दिख रहा है ऐसे, ये बुर्किना फासो है, ठीक है ना? ये तो यहाँ पे एक कू हो गया है, राइट? बस आपको ये याद रखना है कि अफ्रीका के अंदर एक कू हो गई है, जो कि कंट्री का नाम है बुर्किना फासो। इसके जो प्रेसिडेंट है वो पॉल हेनरी डामीबा हैं, राइट?
जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि फिर वहां पे कू हो चुकी थी। बुर्किना फासो का मतलब होता है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है, जो कि एक आपको याद रखना चाहिए। लैंड लॉक बुर्किना फासो ये एक कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट हो गए, जैसे बुर्किना फासो इज लैंड लॉक कंट्री, अभी यहाँ पे रिसेंटली एक कू हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंटली अभी जो कू हुआ है अफ्रीका में, ऐसी वो कौन सी कंट्री है? तो आपको याद रहना चाहिए बुर्किना फासो है, वहाँ पे कू हो चुका है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो पॉल हेनरी डमीवा थे, ठीक है, बस दैट्स इट। सागर परिक्रमा एक स्कीम है जिसके अंदर जो जो कोस्टल जो कम्युनिटी है, जो कोस्ट पे रहती है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे दूर किया जाना चाहिए, उसके लिए एक एक परिक्रमा, एक 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 ऐसे कह सकते हैं कि मार्च निकाली जाएगी। उसमें जाके उनसे मिला जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स से को पूछा जाएगा, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्यों की जाएगी वो देखते हैं। क्योंकि वो जो कोस्टल जो पीपल है, पॉपुलेशन है, वो क्या इंडिया की जो फिश प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और फिश प्रोडक्शन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें मिलता है फॉरेन एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट है फिश प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन में, इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट है एक्वाकल्चर नेशन में, मतलब कि जो हम इनलैंड यानी नदियों से, तालाब से, इनसे जो फिश प्रोड्यूस करते हैं उसमें इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है, और जब हम ओशन को भी उसमें मिला दें तो इंडिया का नंबर हो जाता है थर्ड, ठीक है ना। फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड में अगर देखें तो हम एक्सपोर्ट करने में हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जो कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करती है फिश, उसमें हम 7.7% जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें करता है चाइना, चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है ना। चाइना इसमें सब में, एक्वाकल्चर देख लो या फिर आप फिश प्रोडक्शन देख लो या एक्सपोर्ट देख लो, सब में चाइना नंबर 1 पे आता है, ठीक है। देन यूपीआई 123 पे है, ये एक यूपीआई को ऑल रिवोल्यूशनाइज करने के लिए एक नया स्कीम, एक नया स्टेप है यूपीआई को अपडेट करने के लिए। इसको इसको यूपीआई 2.0 भी कहते हैं, राइट। अब यूपीआई क्या है आप सबको पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक यूपीआई है जिसके अंदर एक ही ऐप में आप कई सारे बैंक अकाउंट्स को आप डाल सकते हैं, और एक ऐप से आप डिफरेंट बैंक अकाउंट से मनी इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे यूपीआई 123 पे जो है ये इसलिए आया क्योंकि पहले यूपीआई जो इनिशियल वर्जन है उसमें क्या इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, प्लस इंटरनेट चाहिए तो फिर स्मार्टफोन चाहिए। और स्मार्टफोन इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से क्या है, ये बहुत सारे जो ऐसे अनपढ़ लोग हैं या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको समझना ये सब चीजें ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उसको और सिंपल बनाने के लिए, और सिंपल किसी भी फोन से यूज किया जा सके, उसके लिए क्या किया इन्होंने, यूपीआई 123 पे जो है वो लॉन्च किया है। किसने किया है? आरबीआई ने। आरबीआई कुछ भी करता है तो वो आपके करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी सिंपल फ़ोन से ये पेमेंट जो है वो ईज़िली किया जा सकता है। 20 इसके लिए 24/7 एक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है डीजी साथी। आपको ये नाम जो है डीजी साथी, नॉन इंटरनेट यूज़र, आरबीआई, ठीक है ना, किसने इंट्रोड्यूस किया है? आरबीआई ने। नॉन इंटरनेट यूज़र के लिए है, यानी कि इंटरनेट जो यूज़ नहीं करते उनके लिए भी है, जो इंटरनेट यूज़ करेंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली है। डीजी साथी इसका जो हेल्पलाइन है वो है। इसका एनपीसीआई एक कॉर्पोरेशन है, एक प्राइवेट कंपनी है जो यूपीआई पे ऐप बनाती है, और वो ये सारे पेमेंट्स करवाती है, ठीक है ना। क्योंकि इन पेमेंट्स को कराने के लिए क्या है, सारे बैंक से कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ पैर नहीं मारती। उन्होंने बोला है कि ठीक है, कोई प्राइवेट पार्टी आए, कोई सारा काम करे, बस आरबीआई उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। तो एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ इंडिया, वो जो है वो आरबीआई के अंदर काम करती है। ऑब्वियसली उसको आरबीआई के जो वॉच के अंदर काम करना पड़ेगा, और ये जो है वो सारा कुछ अवेलेबल करवाती है। अब डीजीसीआई जो है, जैसा डीजी साथी जो है, वो अवेलेबल इन हिंदी अभी एंड इंग्लिश, ये दो ही, यानी जो हेल्पलाइन है वो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके लिए कोई भी सिंपल फ़ोन पे जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उस पे भी ये काम करेगी। अब हम समझते हैं कि यूपीआई है क्या? तो यूपीआई क्या था कि जैसे पहले पेमेंट आपको करना पड़ता था, तो आप क्या अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाते थे, फिर वहाँ से आप आईएमपीएस करते थे, ठीक है ना? तो आप किसी एक बैंक, उसके लिए पहले बैंक अकाउंट को ऐड करो, फिर बैंक उसको अप्रूव करेगी, फिर आप भेजते थे, तो दैट वाज़ टाइम टेकिंग, उसमें टाइम लगता था, ठीक है ना? पर अभी यूपीआई तो जस्ट आप नंबर डाले, फ़ोन नंबर डाला और काम हो जाता है विदिन सेकंड्स, ठीक है ना? तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, पर अभी जो यूपीआई 123 पे है, इसके लिए कोई भी इंटरनेट नहीं चाहिए। दिस इज़ दैट सिंपल। यूपीआई यूज़ करने वाले कुछ ऐप्स हैं जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे, ये सारे हैं।
जिसमें से भीम ऐप जो है वो गवर्नमेंट की अपनी बनाई हुई है, भीम ऐप, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। देन ओके, नाउ यूपीआई वर्सेस सीबीडीसी। अब यूपीआई क्या है, अभी जस्ट हमने देखा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी जस्ट आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, पर वो रिटेल यूज के लिए नहीं है, वो होलसेल यूज के लिए है, मतलब पब्लिक के लिए भी नहीं आई है, पर वो कुछ लोगों के लिए जो होलसेल यूज करते हैं, होलसेल पब्लिक यानी कि ट्रांजैक्ट करते हैं उनके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। पर ये पब्लिक के लिए भी आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है। पहले मैं ये बता दूं कि सीबीडीसी है क्या। सीबीडीसी क्या है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो एक ऐसी करेंसी है जो कि जो हमारा जो करेंसी नोट है, फिजिकल करेंसी है, जो 500 रुपए की नोट है सपोज ऐसे, तो उसी का डिजिटल फॉर्मेट है सीबीडीसी, ठीक है ना। सीबीडीसी उसी का डिजिटल फॉर्मेट हो जाता है। अब सीबीडीसी के अंदर क्या है कि कोई अलग से कोई नई करेंसी इशू नहीं की गई है, जो भी करेंसी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी का डिजिटल फॉर्मेट हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो इससे आरबीआई को क्या होगा कि नई करेंसी जो है वो प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे प्रिंटिंग का खर्चा बच जाएगा। जो करेंसी को जो जो एक्सपो मतलब वो मूव करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता है कि एक बैंक से एटीएम तक जाना, एटीएम से लोगों के पास आता है, फिर से उसको जब वो वियर टियर होता है तो उसको फिर से जो फट जाते हैं नोट, उसको फिर से आप प्रिंटिंग में डालते हैं, फिर से उसको प्रिंट किया जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों से बचने, ये सब तो फायदा है ही ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरा फायदा ये है कि ये ट्रांजैक्शन काफी ईजी हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। वो कैसे देखते हैं, तो अभी तो जस्ट हमने देख लिया कि डिजिटल करेंसी है क्या। अब हम देखते हैं यूपीआई वर्सेस डिजिटल करेंसी है क्या। तो यूपीआई में क्या है कि आपको जब यूपीआई पेमेंट करते हैं आप, तो उसके लिए बैंक इन्वॉल्व होता है। आप यूपीआई करते हैं जैसे ही, तो वो एक मैसेज जाएगा बैंक को, बैंक फिर इसको अप्रूव करेगी, ठीक है ना। फिर वो उस बैंक से जाएगा दूसरे बैंक को, जिसके बैंक को भेजना है। सपोज मैंने किसी को, मेरे दोस्त को कोई पैसा भेजना है, सपोज 100 रुपए, तो मैं यूपीआई करूंगा उसके फोन नंबर पे, तो वो मैसेज जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में, फिर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, फिर उसके बैंक अकाउंट में जाएंगे, फिर उसके बैंक अकाउंट से उसके यूपीआई मैसेज, यूपीआई जो ऐप है उसमें अंदर मैसेज जाएगा कि हाँ आपका पैसा आ चुका है। तो इसके अंदर क्या है, बैंक जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है ना। सीबीडीसी के अंदर क्या है कि आपके अंदर इसमें भी क्या है, आपको करेंसी जो है वो जेब में रखने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल करेंसी आपके वॉलेट में होगी, जो कि आपके वॉलेट जो है वो फोन में होगा, ठीक है ना। तो सपोज आपने क्या एटीएम से पैसे निकाले जैसे, तो आपने वो करेंसी लेके अपनी जेब में रख ली, और फिर आप करेंसी लेके जाते हैं दुकान में, राइट। तो जैसे आप ट्रांजैक्ट करते हैं दुकान वाले के और आपके बीच में, तो उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। आपने 100 रुपए निकाले, उसको दिए दुकान वाले को, अगर 100 रुपए का सामान है तो इसमें बीच में बैंक नहीं आया। सेम वे सीबीडीसी, जब आप डिजिटल करेंसी यूज करेंगे तो आप अपने वॉलेट से सीधे बैंक जो दुकान वाला है उसके वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, इसके बीच में बैंक आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यूपीआई में बैंक जो है वो एज ए मीडिएटर इन्वॉल्व है, पर सीबीडीसी में नो बैंक इन्वॉल्व, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जस्ट लाइक आप करेंसी देते थे, उसी तरीके से आपने अपनी जेब से निकाल के करेंसी उसकी जेब में देती दुकान वाले के। अभी आप सीबीडीसी में क्या, अपने वॉलेट से, जो मोबाइल में जो वॉलेट होगी उससे पैसे ट्रांसफर करेंगे दुकान वाले के वॉलेट में। नो बैंक इन्वॉल्व। यूपीआई में बैंक इन्वॉल्व होता है, तो ये टाइम लगता है थोड़ा सा, इसमें पेमेंट पेंडिंग भी हो सकता है। पर इसमें सीबीडीसी के केस में कोई पेमेंट पेंडिंग पेंडिंग नहीं होगा। आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, ठीक है। फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, गति शक्ति के बारे में मैंने बहुत एम्फेसाइज किया है, ठीक है ना। तो ये आसनसोल डिवीजन में जो वेस्ट बंगाल है वो फर्स्ट गति शक्ति टर्मिनल बन चुका है, राइट। उसके बाद इसके इस गति शक्ति जो प्लान है, गति शक्ति प्लान एक्चुअली जो गति शक्ति जो गति शक्ति जो प्लान है, ये एक्चुअली इंडिया के अंदर जो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, उसको कम से कम लाना, ताकि जो बिजनेस है वो उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिले, ठीक है ना। गति शक्ति का ये टारगेट है। प्लस कोई दूसरी कंट्री भी अगर सपोज इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहती है, तो उसको भी फायदा होगा। अगर सपोज एप्पल कल को अगर यहाँ पे आईफोन की जो प्रोडक्शन है वो करना चाहती है,
तो कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर एप्पल की जो प्रोडक्शन अगर मूव करनी है, तो उसके लिए वो काम जो है वो ईज़ी होना चाहिए। इसके लिए गति शक्ति यानी कि रेल, रोड, शिपिंग, एयरवेज़ सबको इम्प्रूव करने की बात हो रही है ताकि कार्गो मूवमेंट में काफ़ी ईज़ीनेस आए, काफ़ी जो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। ये जो शक्ति डिजिटल सॉरी गति शक्ति जो स्कीम है वो यही है, ठीक है? गति शक्ति एक्चुअली एक एक वेब पोर्टल है जिसके अंदर ये सारा कुछ ईज़िली किया जाएगा। उसके अंदर कुछ 16 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि अलग-अलग काम जो अलग-अलग सेक्टर्स को देखेंगी, राइट? इसके अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर भी इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे जो एक तमिलनाडु में बनेगा और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनेगा, 2 डिफेंस कॉरिडोर्स, ठीक है ना? जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इंडिया का पहला डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, राइट? डिजिटल शक्ति इज़ ए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, आपको ये पता होना चाहिए। ये एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व्ड है। ये किसी सिंगल मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, राइट? तो इस तरीके से ये काम करेगा। कुछ 16 मिनिस्ट्रीज़ इसके अंदर अभी इन्वॉल्व्ड है, राइट? ये डिजिटल गति शक्ति का जस्ट एक इन्फोग्राफिक है, तो आप इसको देख सकते हैं, राइट? ये जस्ट चीज़ें वही सब चीज़ें जो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन करी है, वो यहाँ पे है, अवेलेबल है। ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो आप वहाँ से आप ये सब ले सकते हैं, ठीक है? चिप शॉर्टेज की बात करूँ अगर मैं, तो चिप शॉर्टेज क्या है, जैसे रशिया एंड यूक्रेन अभी फाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से चिप शॉर्टेज होगी। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन सप्लाइज सेमीकंडक्टर फैब लेजर्स, जो चिप प्रोडक्शन में ये जो लेज़र है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना? और जो रशिया है वो प्रोवाइड करता है पैलेडियम, जो कि एक मिनरल है जो चिप के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है ना? अब ये दोनों एक-दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्शन में उससे इम्पैक्ट हो रहा है और चिप शॉर्टेज हो रही है। राइट। अभी वैसे अगर देखें तो जो लार्जेस्ट चिप प्रोड्यूसर है, वो ताइवान है, ठीक है? ताइवान का जो प्रोडक्शन शेयर है चिप में, वो अराउंड 60%, राइट? तो ताइवान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए चाइना और ताइवान जो चाइना चाहता है कि जो ताइवान है वो उनके अंडर में आ जाए, ताकि जो चिप की जो मोनोपोली है वो चाइना के अंदर आ जाए, ताकि वो क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का है। ठीक है ना? टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G अभी आप देख रहे हैं और 6G आएगी, आगे बढ़ेंगे हम। तो चिप इज़ द न्यू, जैसे अभी इसके पहले फॉसिल फ्यूल्स थे, अभी नेक्स्ट जो होगा वो चिप्स एंड डेटा। ये 2 रॉ मटेरियल होंगे, जिनके पास ये चीज़ें होंगी, वही रूल करेंगे। नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको रूल करने वाले यही दोनों चीज़ें होंगी, चिप्स एंड डेटा। ठीक है ना? जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, उसके पास आप समझ लिए उतनी बड़ी रॉ मटेरियल है। ठीक है ना? और जो जितना चिप्स का प्रोडक्शन कर सकता है, वो जो हार्डवेयर है, सपोज़ फ़ोन बनाना है, टीवी बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो सब कुछ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन चिप्स, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें। अब इनके जो रॉ मटेरियल वो कहाँ-कहाँ से आते हैं? जो पैलेडियम है, वो रशिया एंड साउथ अफ्रीका जो वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये दोनों कंट्रीज़ हैं, जो चिप्स प्रोड्यूस करने में लार्जेस्ट जो इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? इसी वजह से चिप शॉर्टेज आ रही है क्योंकि रशिया यूक्रेन फाइट कर रहे हैं। देन पैलेडियम है क्या? तो ये गोल्ड जैसी ही एक चीज़ है, ठीक है ना? गोल्ड जैसे ही मैलिएबल है और इसलिए ये काफ़ी जो अगर कहीं पे हमारे को गोल्ड यूज़ करना है, तो उसकी जगह पे हम पैलेडियम को भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये जस्ट है कि थोड़ा सॉफ्ट होता है गोल्ड से, राइट? तो ये सारी पैलेडियम की क्वालिटीज़ हैं। नेटो, अब जैसे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, उसमें नेटो का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रशिया को लगता है कि यूक्रेन अगर नेटो जॉइन कर लेता है, तो नेटो का जो जो एक रीच है वो रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा, यानी नेटो रशिया के बॉर्डर पे खड़ा है, ठीक है ना? ये नहीं चाहता रशिया, तो इसलिए चाहता है रशिया कि यूक्रेन जो है वो एक बफर स्टेट की तरह काम करे, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो न्यूट्रल रहे, ताकि रशिया जो को ऐसा जो लगे कि नेटो जो है वो रशिया के बॉर्डर पे नहीं खड़ा है। अब नेटो क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर वो 2 खत्म हुआ और जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? कोल्ड वॉर जिसमें कि कोई फाइट नहीं चली, पर इंटरनली काफ़ी एक खुफिया स्पाई ये सब ऐसे चलते रहता था। किसी के साइंटिस्ट को मरवा देना, ठीक है ना? वहाँ के किसी प्रेसिडेंट को मरवा देना, सरकार गिरा देना, ये चलता था कोल्ड वॉर में। तो उसी समय नेटो एंड वर्साओ पैक्ट यानी कि 49 में नेटो का जो है वो नेटो को एस्टेब्लिश किया जाता है। उसमें स्टेट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कुछ वेस्टर्न ये कंट्रीज़ ने मिलके सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को, क्योंकि जो यूएस की जो एलाइज़ थी, जिन्होंने नेटो जॉइन किया, वो थे कैपिटलिस्ट्स, ठीक है? और जिन्होंने वर्साओ पैक्ट यानी कि यूएसएसआर जॉइन किया, वो थे सोशलिस्ट्स, ठीक है ना? अब ये दोनों ही एक बहुत ही अलग तरीके की इकोनॉमी है।
ठीक है ना? जो कैपिटलिस्ट है वो कहती है कि जो जो कैपिटल है यानी कि जो मनी है, जो रिसोर्स है, वो प्राइवेट हैंड में होना चाहिए, जिसको जितना चाहे उतना पैसा बना सकता है। सोशलिस्ट कहती है कि नहीं, वो सारा पैसा लेके वो स्टेट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है ना? तो इससे जो जो अमीर लोग थे उनको जो बहुत खतरा था कि वो अगर सोशलिज़्म आ गया तो उनका सारा पैसा चला जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ नेशनलाइज़ कर देगी। नेशनलाइज़ेशन का मतलब होता है कि सपोज़ कल को आपके पास अगर 500 करोड़ है, ठीक है ना? और किसी स्टेट में आप रहते हैं और मैं वो स्टेट को जो है सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दूँ, तो मैं क्या आपकी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज़ कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा आपको कि ठीक है, मैं आपको कुछ पेंशन-वेंशन दे दूँगा, आपको खाना-पीना मिलेगा, अच्छा-सा घर मिल जाएगा। अभी जो आपकी प्रॉपर्टी है या फिर आपका जो फैक्ट्री, आपकी जो बिज़नेस है, वो अब स्टेट की हो जाती है। अब हमारे लोग आपकी बिज़नेस को चलाएँगे और उसका जो जो प्रोडक्शन है, जो फ़ायदा होगा, हम गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपकी जो प्रॉपर्टी गई, क्योंकि आपने जो सपोज़ कुछ 4, 5, 10 जनरेशन मिलके जो आपने एक बिज़नेस खड़ा किया था 500 करोड़ का, वो तो चला गया। जस्ट क्योंकि हमने सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। ये दिक्कत होती है कैपिटलिज़्म से सोशलिज़्म में जब मूव होता है या फिर नेशनलाइज़ेशन में यही चीज़ होती है। अब इंडिया क्योंकि सोशलिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है ना? जबकि सोशलिस्ट वर्ड जो है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है ना? कोई भी इकोनॉमी जो है सोशलिस्ट हो सकती है, कैपिटलिस्ट हो सकती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को सोशलिस्ट बनाना दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन ये भी इमरजेंसी के टाइम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना? और उस समय ये ऐड किया जाता है बाद में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ये था नहीं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेटो से जस्ट मैं कुछ रिलेटेड चीज़ें बताई, पेरिफेरल की चीज़ें। अब देखते हैं हम कि नेटो में है क्या, 30 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं अभी नेटो के अंदर, जिसमें लास्ट जो है वो नॉर्थ मैकेडोनिया जो है वो लेटेस्ट इसका जॉइनी है, जो 2020 में इसने जॉइन किया है। नॉर्थ मैकेडोनिया, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ मैकेडोनिया 30 मेंबर स्टेट्स हैं इसके पास अभी। ऑब्जेक्टिव्स ये था कि जस्ट जो सोशलिज़्म की जो एक्सपेंशन है, उसको रोकने के लिए इन्होंने नेटो बनाया था, क्योंकि सोशलिज्म में आप जानते हैं कि जो यूएसएसआर था, वो सोशलिस्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता था और इंडिया भी उस समय यानी 1991 के पहले इंडिया भी एक आप कह सकते हैं कि एक सोशलिस्ट स्टेट थी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी थी वो सोशलिज्म की थी, क्योंकि 1991 के पहले एक टाइप की टीवी मिलती थी, कोई एक कुछ 1-2 साबुन मिलते थे। मतलब हर कुछ का जो प्रोडक्शन था वो गवर्नमेंट के पास था। तो अगर गवर्नमेंट के पास सीन क्या है कि अगर किसी सोशलिस्ट टाइप की जो प्रोडक्शन होती है, उसमें लोगों की जो पर्सनल जो इंसेंटिव होती है वो खत्म हो जाती है। आप चाहे आप चाहे 10 घंटे काम करो, आप चाहे 5 घंटे काम करो, जो रिज़ल्ट आएगा यानी कि जो भी फ्रूट मिलेगा वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फिर कोई काम क्यों करे, है ना? इसीलिए सरकारी नौकरी में जाने के बाद लोग जो है मोस्टली काम इसलिए नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो एक तरीके से कहें कि जो इंसेंटिव है, वो अब सपोज़ क्योंकि 500 लोग अगर कहीं पे रिक्रूट हुए हैं, तो एक बंदा होगा जो टॉपर होगा, जो फर्स्ट रैंक आया होगा और एक बंदा जो होगा वो 500 नंबर पे आया होगा। अब सबको सेम सैलरी मिलेगी, सबको सेम काम करना है। तो फर्स्ट रैंकर वाला जो होगा उसको भी अगर ज़्यादा काम करे वो, तो भी उसको ₹500 ही सॉरी जो सैलरी मिलनी है वही मिलनी है और जो नीचे वाला है उसको भी तो सेम ही सैलरी मिलनी है, ठीक है ना? तो इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे नीचे वाले या फिर कहीं भी इन इस रैंक में कहीं भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो कि बोलेंगे ठीक है यार सैलरी आ रही है, चिल करते हैं ना, 8 घंटे काम करते हैं, थोड़ा-थोड़ा करेंगे और लाइफ ऐसे कट जाएगी हमारी। तो उन्होंने तो काम बहुत कम किया पर सैलरी तो उनको बराबर मिल रही है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी मेरिटोरियस होते हैं, काफ़ी वो हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो 12 घंटा, 14 घंटा रात को सो रहे हैं, तब भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, अच्छा-सा काम कर रहे हैं, खूब उनको काम करने में उनको मज़ा आता है। पर उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलता, ठीक है ना? प्रमोशन भी मिलता है, तो वो कोई इंसेंटिव जो है वो इक्वल मतलब कि एक जस्टिफाइड इंसेंटिव नहीं है। तो इसलिए वो एक एक सोशलिस्ट आइडिया पे जो गवर्नमेंट जॉब है, एक सोशलिस्ट आइडिया पे डिपेंड करता है और वहाँ पे डेवलपमेंट की कोई स्कोप नहीं होती है। पर वही चीज़ कोई प्राइवेट फैक्ट्री में जाइए आप काम कीजिए, अगर आपने काम नहीं किया आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग है। वहाँ आपने काम नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा और आपने काम किया तो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे जो कह सकते हैं कि काफ़ी इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आर्टिकल 5 कहता है नेटो ट्रीटी का कि अगर आपने किसी नेटो के ग्रुप में सपोज़ 30 मेंबर्स है, तो उसमें आपने किसी एक को भी अटैक किया, तो फिर सब मिलके आपको बहुत मारेंगे। ठीक है ना? ये जस्ट नेटो है। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट टॉपिक था।
ठीक है ना? इसमें हमने आज की जो सेकंड वीडियो थी वो हमने कवर की है। आई होप कि ये आपको बेनिफिशियल हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। इफ देयर इज़ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, तो यू आप हमारे वो क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर ग्रुप में भी वो कंसर्न की चीज़ें पूछ सकते हैं, राइट? सी यू इन द थर्ड वीडियो। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम थर्ड वीडियो में लेके आएँगे। सी यू इन द थर्ड वीडियो। सी यू। थैंक्स।